हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बापादित्य चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर नीट। यहाँ पर केमिस्ट्री को सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, उसका सेकंड पार्ट भी आएगा जल्द ही। आज मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो है, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है केमिकल बॉन्डिंग। नाउ व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग? बॉन्डिंग मीन्स जुड़ जाना। जब एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ता है तो फॉर्म करता है एक कंपाउंड, अ मॉलिक्यूल। तो ये जो जुड़ने का सिलसिला है ये तो एटम के बीच में ये तो कई सारे रूप में होता है, जैसे कि जिसको आप जानते होंगे, जिसको कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग, और एक भी है उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, और एक भी है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो पहले हम आयनिक बॉन्डिंग से शुरू करते हैं। तो एलिमेंट्स और एटम्स वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, वो जो आपस में जुड़ रहे हैं वो उसके हाथ में नहीं है। ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये जो एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, ये उन लोगों का इंटेंशन में नहीं है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं स्टेबल होना। तो ये जो स्टेबल होने का टेंडेंसी, स्टेबल होने का रिक्वायरमेंट है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। हम सबका टेंडेंसी होता है स्टेबल हो जाए। कैसे स्टेबल हो सकते हैं, ये हमारा टेंडेंसी होता है। वैसे एटम्स भी चाहते हैं कि कैसे वो स्टेबल हो सके। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो यहाँ पर जितने सारे एलिमेंट्स है ग्रुप 18, ग्रुप 8 में, जिसको ग्रुप 18 भी कहते हैं और जिसको ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, यहाँ पर जितने सारे एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, देन क्रिप्टन, then xenon, then radon. These elements are called inert elements because they do not take part in any chemical reaction. वो किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं, ये लोग रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं रिएक्शन करते हैं? बिकॉज दे आर मोर स्टेबल। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देयर स्टेबिलिटी? आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो देखोगे कि हीलियम, इसका कन्फिगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर है 2, तो हीलियम का कन्फिगरेशन होगा 1s2। आपको मालूम है इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही है। तो हीलियम का जितने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए था वहाँ फर्स्ट शेल में 1s ऑर्बिटल में उतना इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आता है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 और नियॉन का कन्फिगरेशन होगा 1s2, 2s2, देन 2p6। अब सेकेंड शेल में तो डी ऑर्बिटल नहीं रहता, तो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 8, और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम रह सकते हैं। इसके बाद आएगा आर्गन, क्रिप्टॉन। उसमें आप देखोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो देखोगे कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है उतना इलेक्ट्रॉन है। और एक बात भी है, वहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर हीलियम को छोड़कर, हीलियम तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बट उसके नीचे अगर आओगे तो नियॉन में 2s2, 2p6 है। आर्गन का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 3s2, 3p6। उसके नीचे क्रिप्टॉन का कन्फिगरेशन होगा 4s2, 4p6। उसका नीचे जेनॉन का कन्फिगरेशन होगा 5s2, 5p6, एंड उसके नीचे रेडॉन का होगा 6s2, 6p6। दैट इज 8 electrons are there in their outermost shell, and that's the reason about their extra stability. If 8 electrons are present, that is called octet rule. If 8 electrons are present at the outermost shell, the configuration becomes highly stable configuration. तो इसीलिए वो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को वो लूज नहीं करना चाहता, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं और इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं। नाउ एक केमिकल रिएक्शन के लिए जो लायबल है वो है इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल रिएक्शन ऑकर्स बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन जब करेगा तो एक दूसरे का जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होता है, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो जैसे कि हीलियम, नियॉन का आउटर मोस्ट शेल होगा सेकेंड शेल, आर्गन का थर्ड शेल, ऐसे करके आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, और आउटर मोस्ट शेल में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं।
पर ये लोग तो अपना आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो एक भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो उसका ये जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं रहेगा तो वो अपना स्टेबिलिटी लूज़ करेगा। तो कोई भी अपना स्टेबिलिटी लूज़ करना नहीं चाहता, स्टेबिलिटी पाना चाहता है, इसीलिए ये सारे रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं और इसको कहते हैं हम इनर्ट एलिमेंट्स। दे आर केमिकली इनर्ट बिकॉज दे डू नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। बाकी जो सारे हैं वो सारे केमिकली रिएक्टिव है बिकॉज दे हैव नॉट दैट octet fully field octet electronic configuration in their outermost shell। नाउ ये यहाँ पर जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसका टेंडेंसी होगा कि स्टेबिलिटी के तरफ, हमारे ये तो नेचुरल टेंडेंसी क्या है, आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम फ्यूचर में एक स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए ये जो एलिमेंट्स है ये भी स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा? स्टेबल होने के लिए उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना होगा। जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर है 9 और इसका जो नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट है नियॉन, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। तो इन फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर and in neon 10 electrons are there. So if fluorine wants to get that stability, it must have 10 electrons. Okay, so फ्लोरीन को क्या करना है, उसका जो नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट है नियॉन, उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको पाना होगा। तो वो कैसे पा सकता है? फ्लोरीन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। फ्लोरीन का 9 है तो 1s2 2s2 and 2p5. Now if fluorine accepts one electron or gains one electron, then it will have 10 electrons and it will have that field octet। ये तो 2s2 और 2p6 हो जाएगा। पर फ्लोरीन तो न्यूट्रल था। each and every atoms are neutral because there are equal number of protons and electrons are present. Protons are positively charged and electrons are negatively charged. Equal number of protons actually neutralizes the same number of electrons. Now when an extra electron comes inside fluorine atom, it has 10 electrons but 9 protons are there. That's why fluorine will have an excess negative charge। तो फ्लोरीन जो है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा जिसको हम फ्लोराइड आयन कहेंगे। तो F माइनस बन गया तो फ्लोरीन। नाउ फ्लोराइड आयन इज मोर स्टेबल, ऑफ कोर्स मोर स्टेबल देन फ्लोरीन बिकॉज फ्लोराइड आयन हैज दैट फील्ड ऑक्टेट और हैज दैट फील्ड आउटरमोस्ट शेल। और उसका ये भी हम कह सकते हैं कि फ्लोराइड आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उसका नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट नियॉन के तरह है। तो नियॉन के तरह ही फ्लोराइड आयन भी केमिकली इनर्ट बन गए, तो वो तो स्टेबल हो गया। सो आयंस आर इनर्ट, आयंस आर वेरी स्टेबल, देन इट्स करस्पॉन्डिंग एटम्स। एटम्स आर रिएक्टिव बट आयंस आर स्टेबल बिकॉज इन आयंस it has electronic configuration same as to its nearest inert element। आयंस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका जो नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट होता है उसके तरह होता है, इसीलिए आयंस बिकम स्टेबल। ओके, नाउ if we mix sodium with fluorine then what happens? सोडियम को अगर आप फ्लोरीन के साथ मिलाओगे तब क्या होगा? नाउ where is sodium present? Sodium is present in group 1 और उसका नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट क्या होगा? आर्गन नहीं, उसका नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट होगा नियॉन, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, पर आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, वो तो बहुत दूर है। तो सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन मोर देन इट्स नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट नियॉन। सो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए सोडियम को तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 11 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो 1s2 देन 2s2 देन 2p6, ये बना 10 और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो 3s1 होगा।
ठीक है। तो इसके बाद जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका कन्फिगरेशन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एंड ये क्यों लूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर कंपेरेबली इन कंपेरिजन टू द अदर electrons, other inner lying electrons, this electrons has least attraction from the nucleus, so it is easiest, it will be easiest to lose this electron. That's why electrons कहाँ से रिमूव होता है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त उसका आउटर मोस्ट सेल जो होता है उससे ही वो रिलीज करेगा। तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 then 2p6. now sodium atom has 11 protons, as its atomic number is 11, it has 11 protons and 11 electrons, so electrically neutral. Okay, but when sodium releases one electron, now the number of electrons become 10 but the number of protons still 11, so one positive charge is present there in excess, so sodium will have a positive charge, so Na plus ion will be formed, which is of course more stable than sodium atom. Now when we mix sodium with fluorine, what happens? Sodium releases one electron to form Na plus ion to get the stability of its nearest inert element, neon. Again, fluorine, to get the stability of the stable electronic configuration of its nearest inert element, neon, fluorine will have to accepts one electron. Okay, so sodium loses one electron and fluorine accepts that electron to form F minus ion. So when we mix sodium with fluorine, Na plus and F minus ions are formed. Now opposite charges attract each other, so Na plus will attract F minus ion and make a combine and will combine with each other to form a molecule sodium fluoride. So that is how a compound is formed, and this is due to the electrostatic force of attraction. That is why this compound is called an electrovalent compound, and this kind of bonding is called ionic bonding, because ions are formed and then those ions, oppositely charged ions, attract each other to form a molecule. Now आप अगर ये जो एट्रैक्शन है ऑपोजिट दो आयंस के बीच में जो एट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अगर आप कम करते हो तो वो फिर से अलग हो जाएगा. Now water has that power due to the greater dielectric constant value of water. Whenever an ionic compound is put into water, they get dissolved easily, because आयनिक कंपाउंड जब आप वाटर में डालोगे तो आयनिक कंपाउंड जो कैटायन और एनायन के बीच का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाएगा ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाटर. तो अगर Na प्लस यहाँ पर जो है Na प्लस और F माइनस का बीच का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अगर कम होता जाए तो एक दूसरे को पकड़ कर नहीं रख सकेगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा. ऐसे करके वो आयनाइज होता है. ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड जो होता है उसको अगर आप मेल्ट भी करो तब भी वही होगा. मेल्ट करने से भी उसका जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो कम होता है और वो एक दूसरे से अलग होता है. और अगर आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करो तब भी वो एक दूसरे से अलग हो जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन. सो जो आयनिक कंपाउंड होता है वो आयनाइज करते हैं. किस वक्त करते हैं? जब उसको आप मेल्ट करते हो और जब उसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो ऐसे एक आयनिक कंपाउंड बनता है. एक्चुअली एटम्स जो है वो तो खुद के बारे में सोच रहे हैं, ये कैसे हम स्टेबल हो सके. तो जैसे कि सोडियम ने सोचा कि कैसे स्टेबल हो सके. सोडियम ने देखा कि मेरा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है और मेरा तो नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट उसको देख रहा है जो उसका नंबर तो 10 है, तो अगर मेरा भी नंबर 10 हो जाए तो मैं भी हो सकता हूँ स्टेबल. तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने छोड़ दिया.
अब फ्लोरीन वहाँ पर था, फ्लोरीन देखा कि अरे एक इलेक्ट्रॉन, मेरा तो एक इलेक्ट्रॉन कम है मेरा नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट नियॉन से, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को ले सकूं तो मैं क्या होऊंगा, मेरा भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएगा और मैं भी स्टेबल हो सकता हूँ। तो इसीलिए फ्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन लेता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। एक अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, देयर मस्ट बी समवन व्हिच कैन एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर आप मेटालिक सोडियम को रख देते हो और उसके साथ कोई नहीं है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़कर Na+ नहीं होगा। एक हो सकता है, एक बात हो सकता है, अगर आप एयर में एक्सपोज करते हो तो एरियल ऑक्सीडेशन होता है। एरियल ऑक्सीडेशन में एयर के जो ऑक्सीजन है उसको सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो ऑक्साइड बनता है और सोडियम Na+ आयन फॉर्म करता है। और तो एक अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहिए। नाउ मैंने पिछले वीडियो में मेरा जो पीरियडिक टेबल का जो वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the outermost shell of an atom in its free gaseous state. So सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को तो सोडियम के न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है, तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो न्यूक्लियस तो छोड़ने नहीं देगा ना, तो इसीलिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एंड टू फॉर्म Na+ आयन। ओके, सो अगेन जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर इलेक्ट्रॉन जब एटम से निकलेगा तब अगर एनर्जी देना है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एटम में आएगा तो एनर्जी मस्ट बी रिलीज देयर। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को उठा रहे हो तो क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल। तो अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो वो अपने आप गिरेगा, क्योंकि वहाँ पर तो ग्रेविटी वो काम कर रहा है। पहले मैंने जो कहा वो है वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, एंड दूसरे में क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, तो एक में अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो दूसरे जो अपोजिट प्रोसेस है उसमें तो एनर्जी रिलीज होगा ना। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जब एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, उसी तरह फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो एक माइनस आयन होता है और वहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल of an atom in its free gaseous state is called electron affinity. So now sodium is a metal, so sodium has the tendency to lose electrons, so it is very easy to remove electron from sodium. That is, a lesser amount of energy is required when an electron is removed from sodium. Similarly, fluorine is an electronegative element. Fluorine has the tendency to accept electrons. So when fluorine accepts electrons, the amount of energy released will also be a large amount. Now सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कम है, और फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो ज़्यादा है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्लोरीन एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म F- आयन will compensate that amount of energy required to remove electron from sodium. सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो जितना एनर्जी का ज़रूरत है वो एनर्जी कहाँ से आएगा, वो एनर्जी फ्लोरीन से आएगा। फ्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को जब लेंगे तब जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी that amount of energy will compensate the required energy to remove electron from sodium. इसलिए ये जो प्रोसेस है पर्टिकुलर इज दिस रिएक्शन व्हेन वी ऐड सोडियम। हम लोग देखते हैं सोडियम के साथ अगर क्लोरीन को अगर आप मिलाओगे और सोडियम के साथ जब फ्लोरीन को मिला तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में रिएक्शन हो जाता है, हमको बाहर से कोई हीट देने का ज़रूरत नहीं होता है। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये खुद हो रहा है और इसमें ओवरऑल बाहर से कोई एनर्जी हमको नहीं देना होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायर्ड है
जो मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी के रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा एनर्जी तो छोड़ रहा है और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ओवरऑल इन दिस प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज released, and that type of reaction where some amount of is released in the surroundings is called exothermic reaction. So this जो मैंने जो reaction का example दिया वो reaction is a kind of exothermic reaction, okay, जहाँ पर हमको तो एनर्जी नहीं देना है, तो खुद रिएक्शन ही करेगा, ऊपर से कंपाउंड बनने के बाद वो एनर्जी रिलीज़ भी करेगा। जो टेस्ट ट्यूब है ना, जिस टेस्ट ट्यूब में आप सोडियम और फ्लोरीन को मिलाए हो, टेस्ट ट्यूब का जो वॉल है वो तो गर्म हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन में तो हीट रिलीज़ हो रहा है। ओके, तो दैट इज़ हाउ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। सो एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर टू मेक अ मॉलिक्यूल, बट एटम को उसको सब पता नहीं है जैसे कैसे मॉलिक्यूल हो रहा है, उसको जानने का उसका ज़रूरत भी नहीं है, वो तो खुद के सोच रहा है, वो देख रहा है कि वो कैसे स्टेबल हो सके। तो अपने स्टेबिलिटी के लिए वो इलेक्ट्रॉन कहीं पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसी ने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कैटायन होता है और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो एनायन होता है। ऐसे करके कैटायन एनायन खुद जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना देता है, तो ऐसे करके एक कंपाउंड बन जाता है। सो दिस इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और दैट टाइप ऑफ वैलेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी और आयनिक वैलेंसी। अब कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देखो जो यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर ग्रुप 1, 2 और 3 में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके नीचे रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम भी होगा। तो ये सब दूर है कहाँ से, नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट से। पर देखो नियॉन के जस्ट बाद ही है सोडियम, यहाँ पर आर्गन के तुरंत बाद है पोटेशियम। तो यहाँ पर जितने सारे एलिमेंट्स हैं, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है नियॉन से, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है नियॉन से, एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है नियॉन से। तो इन लोगों का इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है फ्रॉम देयर नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट, दैट इज़ वाई दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। ये 1 छोड़ता है इसलिए इसका वैलेंसी होता है 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है इसलिए इसका वैलेंसी होता है 2, ये तीनों इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो इसलिए इसका वैलेंसी होता है 3। तो सोडियम, पोटेशियम, ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है इसलिए इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है, सोडियम या पोटेशियम या रुबिडियम और या लिथियम। पर यहाँ पर ग्रुप 2 में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है क्योंकि उनका जो नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट है उसके 2 घर बाद में वो है, तो इसीलिए नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं, इसीलिए मैग्नीशियम +2 होता है। और एल्यूमिनियम तो नियॉन से 3 घर बाद में है, तो एल्यूमिनियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस फ्रॉम इट्स नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट नियॉन, सो एल्यूमिनियम को तीनों इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए एल्यूमिनियम के ऊपर Al+3 चार्ज आएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लोरीन नियॉन से 1 घर आगे है, इसका मतलब है फ्लोरीन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फ्रॉम इट्स नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट नियॉन, सो फ्लोरीन हैज़ टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये माइनस ही होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, तो 2 घर आगे है नियॉन से, तो उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना होगा टू हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, वही ना। ऐसे ही क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, उसके आगे है सल्फर, उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फाइड आयन होता है, फॉस्फाइड आयन जिसको कहते हैं P, उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, ऐसे करके होता है। तो एक इसको कहते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड इसको कहते हैं नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो metals have tendency to lose electrons and become cation or to form cation, and non-metals have tendency to accept electron and to form anion. Okay, तो अगर एक कैटायन बन रहा है और एक एनायन बन रहा है तभी तो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो अब अगर लिथियम के साथ फ्लोरीन को मिलाओगे तो लिथियम फ्लोराइड होगा, LiF, दोनों का ही वैलेंसी 1 ही है तो LiF ही होगा। अगर आप मैग्नीशियम से क्लोरीन को मिला रहे हो तो मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर Mg+2 होगा,
और क्लोरीन वो तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो Cl माइनस होगा। नाउ चार्ज न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए एक मैग्नीशियम के दो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड भी तो दो ही चाहिए। तो इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा Mg होगा 2, Mg होगा 1 और क्लोराइड आयन होगा 2 और फॉर्मूला जो आएगा वो MgCl2 आएगा। ऐसे करके एल्यूमिनियम के साथ अगर आप क्लोरीन मिला रहे हो तो वहाँ पर क्या बनेगा AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर तो +3 चार्ज आएगा और एक क्लोरीन के लिए तो एक ही माइनस चार्ज। तो चार्ज के न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एल्यूमिनियम के साथ तीनों Cl माइनस होना तो ज़रूरी है। तो इसलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो आएगा वो AlCl3 आएगा। तो ऐसे करके आयनिक कंपाउंड होता है। अब आया ये सारे कैल्शियम सिलिकॉन। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन ये हीलियम के 4 घर पीछे 4 घर बाद में है और वो नियॉन के आगे है, वो भी 4 घर आगे है। तो अगर कार्बन चारों इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कार्बन के ऊपर या सिलिकॉन के ऊपर चारों पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो चारों इलेक्ट्रॉन गेन करता है पूरे टू हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, तो उसके ऊपर भी चारों नेगेटिव चार्ज आएगा। दोनों ही बहुत ही अनस्टेबल होगा। एक छोटा एटम कार्बन और सिलिकॉन, उसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज दैट विल मेक इट्स वेरी अनस्टेबल। अगेन व्हेन कार्बन हैविंग 4 नेगेटिव चार्ज दैट विल आल्सो बी वेरी अनस्टेबल। सो ये नहीं कर सकता कार्बन और सिलिकॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी नहीं सकता और 4 भी इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये भी तो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। ओके।